रिवीजन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आई होप कि आप लोग पढ़ ही रहे हो, बिकॉज देयर आर द वेरी लेस डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। तो विल डिस्कस टुडे द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब इट इज अ टाइप ऑफ अ चैप्टर जिसका जिसका श्योर क्वेश्चन है कि आना ही आना है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना कि जो आपका डीएनएफ ब्लॉक है, डीएनएफ ब्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता है और क्वेश्चन आपका लग जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। तो इट इज मैंडेटरी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से क्वेश्चन आएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, दो दो क्वेश्चन का सेट एक पेज पे कर लेते हैं, सबको पार्टिसिपेट करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर of complexes is diamagnetic? Which of the following pair of complexes is diamagnetic? CO OX3 3 negative, Fe CN6 4 negative, B is CO OX3 3 negative, Fe F6 3 negative। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत बार आया है। इसकी जो ऑप्शंस हैं थोड़ी चेंज होती हैं, पर ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। दिस 3 negative, D is Fe CN6 3 negative, CO F6 3 negative। तो दीज आर द 4 कॉम्प्लेक्सेस जिसमें आपको बताना है कि कौन सा डायामैग्नेटिक है। एक और क्वेश्चन है सेकंड, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट is blue in color while copper sulfate is colorless। इसका वो रीजन पूछेगा आपसे, बिकॉज उसका रीजन क्या है। ए इज water is the strong field ligand, देन सल्फेट, ये पहला रीजन है। बाकी के रीजन ना मैं व्हाइट कलर के साथ लिख देती हूँ इसी पेज पे। B1 is sulfate is the strong field ligand, C is the copper sulfate cannot form the complexes, D is no DD transition are possible, no DD transitions are possible। चलिए बताइए, फटाफट से आंसर कीजिए दोनों का।
I have received no answer till now. It is a 5 today and you are having the exam on 17. एक भी आंसर अभी तक नहीं आया है. क्यों भाई? Who is unmuted? कैसे चेक करते हैं? लिगेंड की नेचर चेक करो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो और उसके बाद मुझे बताओ कि ये आपका कैसा है, डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है. चेक इट आउट कि किसमें पेयरिंग होगी या किसमें पेयरिंग नहीं होगी. ऐसे कैसे चलेगा? क्या प्रेजेंट था ये ऑप्शन में? COOX3 3 नेगेटिव. तो इससे कोबाल्ट की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई? +3. कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गई? 3d6. कोबाल्ट जनरली 3d7 4s2 होता है. तो इफ इट इज अ +3 तो दिस इज 3d6. अब 3d6 होती है हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की. दिस इज अ हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट. हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, और लीगेंड भी आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, तो इसका मतलब है कि इसमें पेयरिंग हो जाएगी. यानी कि 1 2 3 4 5 6 दो ऐसे. ये कोबाल्ट 3+ हुआ. ठीक है. अब इसके साथ आप 3OX2 नेगेटिव लगा दोगे तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 6. तो हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी D2sp3. पर ये तो खैर हमारा क्वेश्चन नहीं है. उसने पूछा था कि डायामैग्नेटिक है, तो ऑब्वियसली ये तो डायामैग्नेटिक ही है. नेक्स्ट है FeCN6 4 नेगेटिव. बी FeCN6 4 नेगेटिव. आपको क्या चेक करना होता है? आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड चेक करना है, मेटल की हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है और फिर देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं कि नहीं. अब इसमें कितने अनपेड? की ऑक्सीडेशन स्टेट है Fe+2. Fe+2 मीन्स 3d6. अब 3d6 का क्या मतलब हुआ? फिर से 1 2 3 4 5 6. उसको मैंने क्यों पेयरिंग किया? क्योंकि जो आपका CN नेगेटिव था वो कैसा लीगेंड है? स्ट्रॉन्ग लीगेंड है, और स्ट्रॉन्ग लीगेंड में क्या होगा? पेयरिंग होगा. तो अगर पेयरिंग होगा तो पेयरिंग करके भी अगर 7 हो तो चलो अनपेयर्ड बच जाता है. इसमें 6 है. ठीक है. उसके बाद इसकी भी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, पर चलो क्वेश्चन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछी, तो इतना तो हमें समझ में आ रहा है डायामैग्नेटिक. ये तो इतना आसान क्वेश्चन था कि यू नो नीड नॉट टू गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन. पहले क्वेश्चन से ही आंसर बन गया. उसने पूछा था कि दोनों किसमें है डायामैग्नेटिक, तो पहले में है. अगले में पहले वाला तो डायामैग्नेटिक है, दूसरे वाला डायामैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि F नेगेटिव वीक लीगेंड है. ठीक है. तो ये पैरा आ जाएगा. फिर ये वाले में ये वाला तो डायामैग्नेटिक है, ये फिर से वीक लीगेंड है, ये फिर से वीक लीगेंड है. तो पहले देख के ही पता लग रहा था कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर. व्हाई यू पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग? पेपर में करना है कि नहीं करना है बताओ. सेकंड क्वेश्चन भी हद से ज्यादा आसान था. ही इज सेइंग कि कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का ब्लू कलर होता है जबकि कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है. उसका रीजन क्या है? अब कॉपर सल्फेट कलरलेस क्यों होता है? पहला, वाटर इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, देन द सल्फेट इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, दिस एंड दैट. कॉपर सल्फेट कैन नॉट फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, नो डी ट्रांजिशन पॉसिबल, दिस एंड दैट. तो एक्चुअली में देखो कि जो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट है, इन कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो कॉपर है इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. तो जब कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या होगा? 3d9 हो जाएगा ना. 10 और 1 होता है. तो 3d9 में आप चेक करना जरा कैसे लिखोगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से लिखोगे ना बेटे. तो ये 3d9 आ गया. ठीक है. अब इसके बाद क्या है? 4s है. अब इसके बाद है 4p. ये आ गया. अब जब ये वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है देन ये तो VBT के अकॉर्डिंग मैंने आंसर बताया. जब अब इसके मुताबिक देखा जाए तो ये डी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा?
शिफ्ट होगा, ये इसे एस या पी में जाना चाहिए तब कलर आएगा, ठीक है ना। पर डी से एस या पी में रूम टेम्परेचर पे तो नहीं जाया जा सकता, उसके लिए हाई एनर्जी चाहिए, तो इसका आंसर सी एफ टी से आएगा। सी एफ टी क्या कहती है कि जो आपके 5 ऑर्बिटल थे वो स्प्लिट अप हो जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो पहले यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे इलेक्ट्रॉन थे। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें जो वाले इलेक्ट्रॉन को मैं येलो कलर से लिख रही हूँ, येलो कलर वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, उसके पास स्पेस खाली है, उसे सिर्फ स्पिन भी नहीं चेंज करनी पड़ेगी, स्पिन रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों स्पिन रिवर्सल रिक्वायर्ड नहीं है? बिकॉज ऊपर हाफ स्पिन अपवर्ड वाली पड़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे इजीली डी ट्रांजिशन हो जाएगी, डी ट्रांजिशन हो जाएगी, डी ट्रांजिशन के कारण कलर आएगा। और वो कलर पेंटाहाइड्रेट में क्यों आता है? क्योंकि जब कॉम्प्लेक्स बनता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कॉपर 2 प्लस तुम्हारा पानी के साथ, वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तब आपके पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड जनरेट होता है और तब आपके पास डी ट्रांजिशन होती है। सिंपल कॉपर सल्फेट आप ले रहे हो तो उसमें थोड़ा ना कलर आएगा, वो तो ये सिचुएशन है, तो उसके तो इलेक्ट्रॉन को भगाने के लिए एस या पी में पहुंचाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल एट रूम टेम्परेचर। और सल्फेट इसमें कोई रोल नहीं प्ले करता, वो तो काउंटर पार्ट है उसका बस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर था कि उसमें डी ट्रांजिशन होती है, और कॉपर सल्फेट में पेंटाहाइड्रेट में डी ट्रांजिशन होती है, यहाँ पे होती है डी ट्रांजिशन, इसलिए इसका कलर आता है। अब जबकि कॉपर सल्फेट कलरलेस है, कॉपर सल्फेट कलरलेस का कारण है कि उसमें डी ट्रांजिशन हो ही नहीं सकती, और उसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉपर सल्फेट में तो ऑक्टाहेड्रल की डी सेपरेटिंग हुई ही नहीं, कलर तो डी सेपरेटिंग के कारण आता है, दैट्स व्हाई। इज दैट क्लियर? भाई बेटे आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे ना तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, आपके क्या डाउट है। अगर देखा जाए तो इस टाइम तक तो आपको पूछना चाहिए कि मैम हम ये पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे फंस गए। आप तो बिल्कुल वैसे चुप करके बैठ जाते हो जैसे पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो। चलो आप अगले क्वेश्चन को आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। जो प्रॉब्लम है पूछो, अगर ऐसा ही क्वेश्चन हमारा पेपर में भी अटक जाएगा फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। ये क्वेश्चन है बेटे। अब इसमें 4 स्ट्रक्चर दी हुई है, पहली स्ट्रक्चर ये दी है, Cl, अमोनिया, 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 Cl and ammonia. This is structure number 1. ये स्ट्रक्चर नंबर 2 है। ये स्ट्रक्चर नंबर 3 है। ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है। इसमें वो पूछ रहा है, मैं स्ट्रक्चर्स इस पेज पे बनाई है, फिर से दोबारा दिखा दूंगी आपको, पहले क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। पहली स्टेटमेंट है 1 and 2 and 3 are cis and trans isomers respectively. Second है 3 and 4 are trans and cis isomers respectively. मैं ना पिछले वाला पेज कर लूंगी, आप देख लेना, ठीक है, कि कौन कौन से क्या क्या है, फिर दोबारा से ये वाला पेज दिखा दूंगी। 1 and 2 आर इनएंशियोमर। देखो इस क्वेश्चन से बहुत नॉलेज मिलेगी।
ऑप्टिकल आइसोमर्स की भी और ज्योमेट्रिकल्स की भी। इनएंशियोमर्स और फोर्थ है ऑल आर आइडेंटिकल, कोई फर्क ही नहीं है सब में, बस आंखों का धोखा है। लो देख लो एक बार, सारे एक बार चेक कर लो बेटे, फिर उसके बाद बताओ क्विकली। गिविंग यू 1 minute टू एनालाइज, शाबाश जल्दी करो। फिर आप मुझे बताना, आई विल शिफ्ट द पेज एंड गिव आंसर। आप कॉपी पे जल्दी से। चलो एक आंसर आया मेरे पास, अब मैं एक बार पिछली स्लाइड भी आपको दिखा देती हूँ सो दैट यू पीपल कैन को रिलेट। 2 आंसर आए हैं अभी तक। तीन आंसर, 21 स्टूडेंट्स में से 3 आर आंसरिंग ओनली। व्हाई? जल्दी से। 5 आंसर्स। चलिए लेट्स चेक इट आउट कि कितने स्टूडेंट का आंसर सही है इसमें से। ग्रुप का तुम ना या तो ये नहीं चेक कर रहे हो कि उसने फॉल्स पूछा है, या तो आप करेक्ट वाला कर रहे हो, क्योंकि आंसर ना किसी का भी सही नहीं है। ओके, तो लेट मी चेक इट आउट। आप देखना जरा पहला ऑप्शन उसका क्या था, 2 और 3 में रिलेशनशिप। रेड कलर ले लेते हैं। 2 और 3 क्या है, ये 2 है ये 3 है, ठीक है। ClCl NH3, तो ये क्या है बच्चा, ये तो सिस है। सिस ये सब सिस है, और ये ट्रांस है सारा। तो 2 एंड 3 तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ट्रांस, तो ये तो है ट्रांस सिस, करेक्ट है ये तो। करेक्ट तो पूछा ही नहीं है, तुमने करेक्ट ही दे दिया मुझे लगता है, जिन बच्चों ने मुझे आंसर किया है ना। 3 and 4 को वाइट से कर लेते हैं, 3 and 4। 3 and 4, ये एंड ये। 3 and 4 को देखो, ये ट्रांस हो गया। 3 वाला, ये और ये आपस में, ये एक नहीं बन रहा है सिस, पर नॉर्मली तो सिस ही है। ये भी सिस एंड ट्रांस है। हाँ, तो ये भी सिस एंड ट्रांस है, ये भी करेक्ट है।
अब 1 और 2 का मुद्दा है, वैसे तो आपको आंसर पता लग ही गया होगा। ध्रुव अब सही है बेटे, शायद तुमने पहले ना करेक्ट देख लिया, और करेक्ट तुम कोई भी बोलते सभी करेक्ट थे। अब 1 और 2 का दिखा देते हैं तुम्हें। 1 और 2 को कर लेते हैं व्हाइट कलर से। 1 और 2, हाँ जी, ये तो वैसे तो सिस है, ये भी सिस है, पर अब देखो क्या ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। उसने बोला है कि ये है इनएंशियोमर्स, है ना, तो नॉन, पहली बात तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसे ऐसे काटूं, ऐसे, तो ये डिफरेंट है। अगर मैं इसे ये काटूं, तो आपके पास ये डिफरेंट है। अगर मैं इसे ऐसे काटूं, तो ऊपर नीचे डिफरेंट है। अगर मैं इसे ऐसे काटूं, तो भी ऊपर नीचे डिफरेंट है। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। बाकी आपको समझ में आ रहा है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो दीज टू आर द इनवेंशनर्स। तो इसका ध्रुव ने लास्ट में सही आंसर दिया है। इसके सारे ऑप्शंस करेक्ट है बेटा। और दूसरी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस क्वेश्चन में शायद आप लोगों ने ट्रू देख लिया, और ट्रू थे। जिन बच्चों ने आंसर दिए हैं उन्होंने एक एक दो दो ऑप्शन करके ट्रू देख लिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो लिख देते हैं यहाँ पे। FeH2O5NO2 plus is the complex formed during the Brown ring test. Brown ring test for nitrate ion. In this complex, wait. In this complex, पहली option is there are, एक ही लिखूंगा यहाँ पे, क्वेश्चन बड़ा है, 3 unpaired electrons so that its mu is magnetic moment, 3.87 bn. Second is NO transfer its, अच्छा क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रॉन टू Fe2 प्लस, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। सो दैट अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे। Fe become Fe1 and NO as NO plus. The color is because of charge transfer. The fourth is all above are correct. चलो लगाओ दिमाग सभी, do it.
एक बच्चे का आंसर आया अभी मेरे पास, रोहित का, एंड दैट इज करेक्ट. अक्षिता करेक्ट, देवेश करेक्ट, अभी करेक्ट. ऑल आर करेक्ट. आई थिंक नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि पहली ऑप्शन सही आ गई हम फटाफट मार आए, स्पेशली ऑल में. क्वेश्चन था FeH2O5. क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर देती हूँ. रुचि बिल्कुल ठीक है. क्वेश्चन को मैं सॉल्व भी कर देती हूँ. क्वेश्चन आपके पास क्या था, कॉम्प्लेक्स क्या था? FeH2O5NO. FeH2O5NO और 2+. दैट वाज अ कॉम्प्लेक्स. अब इसमें आपके पास Fe क्या है? इस वाले में आपके पास है Fe2+, है ना. वाटर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है. अब इसमें पहली ऑप्शन देखो. अब Fe2+ हो गया 3D6, है ना. अब 3D6 हो गया तो 1 2 3 4 5, है ना. इस तरीके से होगा अगर वीक एलिमेंट है तो. अब होता क्या है बेसिकली इसके पास, वैसे तो आपको पता है ये सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट है और ब्राउन रिंग कलर फॉर्म करता है नाइट्रेट आयन के साथ. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, पहला वो कह रहा है. ठीक है. अब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं? वैसे तो Fe2+ में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? Fe2+ में होते हैं 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. अब वो कह रहा है कि अगली बात सुनो उसकी, कि NO अपना एक इलेक्ट्रॉन Fe2+ में ट्रांसफर कर देता है. अब इसका कारण पता क्या है? देखो मैंने जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बताया था कि तुम NO का कोई भी स्ट्रक्चर बना लो, ट्रिपल बॉन्ड लगा लो, सिंगल बॉन्ड लगा लो, डबल बॉन्ड लगा लो, तो NO की स्ट्रक्चर तुम जब बनाओगे ना, तुम देखोगे कि कभी इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर तुम कर ही नहीं सकते. इसमें रहता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो जब भी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये कंपाउंड जब भी अपने कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो या तो ये करता है -1 इलेक्ट्रॉन, या ये करता है +1 इलेक्ट्रॉन. यानी कि या तो ये NO+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा या ये NO- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अब ये NO+ की फॉर्म में और NO- की फॉर्म में एग्जिस्ट क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि जो आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था NO के ऊपर वो खत्म हो जाए. अगर NO अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दे यहाँ पे, जो कि मैं ऐसे व्हाइट कलर से लिख देती हूँ, ये कहाँ से आया? फ्रॉम NO से आया. अब NO किस में चेंज हो गया? NO+ में चेंज हो गया. Fe2+ था, उसने एक इलेक्ट्रॉन इसका खा लिया, वो किस में चेंज हो गया? Fe+ में चेंज हो गया. ठीक है ना. तो एक इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे ट्रांसफर कर देता है, इसलिए यहाँ पे रह जाते हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के कारण इसका म्यू हो जाता है 3.87. तो इसलिए ऐसे कॉम्प्लेक्सेस से ना, ना कि हमें ऑप्शन छांटना, पर इस कॉम्प्लेक्स की नॉलेज भी ले लेनी है ताकि फ्यूचर में ऐसा आए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये नाइट्रेट के टेस्ट के लिए यूज होता है. इसमें एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसका कलर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण होता है. इसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग, शायद आपको पता होगा. मतलब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन कौन देता है? लिगेंड देता है मेटल को. यहाँ पे क्या होता है, उल्टे से भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है. कई बार ये वाला एक अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, नहीं तो दो दो इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग होना चाहिए था ना. दो दो इलेक्ट्रॉन लिगेंड को देना चाहिए था मेटल को. तो दिस इज ऑल द ऑप्शंस करेक्ट. जिन बच्चों ने आंसर दिया वेरी गुड, दे माइट हैव लर्नड इट. उन्हें याद होगा NO का स्ट्रक्चर और उन्होंने इसको बनाया होगा. ठीक है. एक बार मैं ना ये स्लाइड निकाल देती हूँ, आप इस स्लाइड से ना चेक कर लो. जल्दी से चेक कर लो. एक बच्चे का कुछ आया है चैट में. डन मैम. चलो ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. विच वन among guessed the following isomerism
is shown by PT NSC twice Cl2. First is a structural, second is a geometrical, third is a optical, fourth is a conformational. Sixth question is, which one of following pairs represent stereoisomerism? A is chain isomerism and rotational isomerism. Second is structural isomerism and geometrical isomerism. C is linkage isomerism and geometrical isomerism. D is a optical isomerism and geometrical isomerism. These are the question number 5 and the question number 6. दो बच्चों का आंसर मेरे पास आ चुका है. रोहित, आपको ना आंसर देना है 5 एंड 6 करके. जिन बच्चों ने भी आंसर दिया दोबारा दो, बिकॉज मुझे ऐसे नहीं पता लगेगा. मिलते जुलते क्वेश्चन है, आप ऐसे लिखो 5 का ये वाला.
काफी बच्चों का आंसर आ चुका है हमारे पास। अब देख लेते हैं सही कितने बच्चों का है उसमें से। अक्षिता का सही है, अंकिता का भी सही है, रोहित का सही है, अक्षिता का सही है, अभी का सही है, रोहित का सही है, अभी का सही है। ठीक है, सबके आंसर सही हैं। 5 का आंसर बी होगा, क्योंकि ये जो आपका केस है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप या तो अमोनिया अमोनिया यहाँ यहाँ लगा सकते हो, या ऐसे लगा सकते हो। Which one of the following pairs represent the stereoisomerism? Chain isomerism and the rotational isomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म एक्चुअली में किसी एक मॉलिक्यूल के 3D अरेंजमेंट को बोलते हैं। ठीक है जी। अब चेन तो आपका स्ट्रक्चरल है, चेन कौन सा है, स्ट्रक्चरल है। रोटेशनल वैसे कोई नाम नहीं होता, पर चलो होगा तो फिर स्टीरियो होगा। ये वैसे ही स्ट्रक्चरल है, ये स्टीरियो होगा, ये दोनों स्टीरियो है। ठीक है, लिंकेज स्ट्रक्चरल है, ये सब इधर वाले सारे स्ट्रक्चरल है। एक एक स्टीरियो दिया, एक एक स्ट्रक्चरल दिया, इसमें दोनों स्टीरियो, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो जी, गुड, जिन बच्चों ने आंसर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one of the following is an inner orbital complex as well as diamagnetic in behavior? Atomic number of zinc is equal to 30, क्रोमियम का 24, वैसे मैं ना भी देती है तुम्हें आते ही है, 27, निकल 28। फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। चलो नेक्स्ट है आयुपैक ने। ये मैं चाहती हूँ कि मैं ऑप्शन नहीं दूंगी, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तुम खुद लिखो। चलो आयुपैक ने।
अक्षिता 7th करेक्ट। ध्रुव आपने 7th का भेजा है तो सही है, और 7th का ही भेजा होगा। रोहित का भी करेक्ट है। इसका आंसर टाइप करो चैट बॉक्स में। 7th का सी होगा, बिल्कुल सही लिखा है जिन बच्चों ने लिखा है डायामैग्नेटिक। कैसे पता लगेगा? उसने पूछा है कि इनर भी हो डाया भी हो। यहाँ वाले में कोबाल्ट +3 होता है तो ये आपका इनर बनता है, ठीक है, पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि अमोनिया आपका बॉर्डर लाइन होता है और कोबाल्ट 3+ के साथ पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे निकल 2+ बनता है तो 3D8 होगा, पेयरिंग होने पे भी कुछ नहीं होगा, अमोनिया बॉर्डर लाइन लिगेंड है, ये भी नहीं हो सकता। जिंक +2 3D10 होगा, ये भी नहीं हो सकता। और क्रोमियम 3+ में भी अंदर वाला आपका क्रोमियम 3+ में डाया नहीं है फिर तो सी इज अ करेक्ट आंसर। इसका आंसर बताइए चैट बॉक्स में टाइप कीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द आईयूपैक नेम ऑफ दिस? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा? -6 यहाँ से +3 यहाँ से, तो +3 आ गया। तो पहले तो आएगा आपका पोटाशियम, उसके बाद आएगा हेक्सा साइनो, आयरन का आएगा फेरेट क्योंकि नेगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, और साथ में 3 आ जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, पोटाशियम हेक्सा साइनो फेरेट। अक्षिता अभी बहुत करेक्ट। बाकी बच्चे नहीं एक्टिव होते हैं, वही 4-5 बच्चे हैं क्लास में एक्टिव, बाकी आराम से आराम कर रहे हैं। 9th क्वेश्चन, which of the following compounds shows optical isomerism? A is CO, CN6 3 negative. B is CR, C2O4 3 negative. C is ZN, Cl4 2 negative. D is Cu, NH3 4 2+. 10th is COCl2, NH3 4 plus Cl gives a CO, Cl3 NH3 plus अमोनिया। ये केमिकल रिएक्शन किया हुआ है। In the reaction, only one isomer of the complex product is obtained. The initial complex is A is a cis isomer, B is the trans isomer, C is the not having stereoisomers, and D is the either cis or the trans. चलिए think about it. एक बच्चे का आंसर आया अभी। Everybody has to think. जल्दी।
दो आंसर आए हैं अभी 23 स्टूडेंट में से। जल्दी। 4 आंसर। रोहित करेक्ट, अभी 9th करेक्ट, रोहित 10th करेक्ट, अभी 10th करेक्ट। बस रोहित और अभी का ही आंसर आया। उन्होंने दो दो बार सेंड किए हैं अलग अलग के। 1 मिनट और दे रही हूँ, जल्दी से करो। क्विकली डू इट, 15 क्वेश्चन का टारगेट होता है। जल्दी। अक्षिता 9th करेक्ट। जल्दी से, एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया। ध्रुव नहीं करेक्ट बेटे। ध्रुव एक बार फिर से चेक करो। एक भी आंसर नहीं आ रहा है, क्या बात है भाई? ये तो कोई मतलब नहीं हुआ।
ध्रुव, अभी भी तुम्हारा वही आंसर आई जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो नाइन्थ वाले में ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर चेक करने के लिए ना सबसे पहले तो तुम्हें ये ज्ञान होना चाहिए कि ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं। दो आती हैं इसकी कैटेगरीज, सॉरी स्टीरियो की दो आती हैं कैटेगरीज, एक ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। तो ऑप्टिकल में ऑप्टिकली एक्टिव देखना होता है। तो यहाँ पे 6 के 6 लिगेंड सेम है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है पर ऑल फोर सेम है, ऑल फोर सेम है, तो ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस वाले में भी चाहे सेम है, तो यहाँ पे ना 3 रिंग्स बनते हैं। जब किसी स्ट्रक्चर में 3 रिंग बने तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है हमेशा, तो बी आंसर आएगा। और 10th वाले में वो कह रहा है ओनली वन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इज फॉर्म द इनिशियल कंपाउंड इज। तो इनिशियल कंपाउंड क्या होगा? अगर ये वाला है रिएक्शन, इसमें एक प्रोडक्ट बन रहा है ऐसे वाला, 3 इसके 3 इसके, तो इनिशियल कंपाउंड कैसा बिहेव करेगा? एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो सीधी सी बात है ना कि उसका ऑप्टिकल आइसोमर दूसरा नहीं बन रहा है ना। तो इसका मतलब है उसका सिस ट्रांस भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि ये कंपाउंड स्टार्टिंग में स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं शो कर रहा था या नॉट हैविंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दो बनते तो उसका मतलब था सिस ट्रांस, या क्योंकि ऑप्टिकल का और ज्योमेट्रिकल का मतलब ही है ऑप्शन 1 of 10। अक्षिता नोट करें, ठीक है? नहीं, इसका नॉट हैविंग अ स्टीरियो आइसोमर, ट्रांस आइसोमर। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, इसमें भी ये वाला कंपाउंड एक स्पेशल कंपाउंड है, मैं आपको बना के बताती हूँ। इस कंपाउंड को ना हम केमिस्ट्री में Ma3B3 बोलते हैं। Ma3B3 जो आगे जाता है ना वो फेशियल एंड मेरिडोनियल में जाता है, पर वो ऑप्शन में दिया नहीं हुआ। फेशियल एंड मेरिडोनियल बनाने के लिए ना आप एक बार ना ऐसे वाला ट्राइंगल बना लिया करो, ऐसे वाला। यहाँ पे ए आ जाएगा, और यहाँ पे ऐसे वाला ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो ऐसे वाले आइसोमेरिज्म को फेशियल बोलते हैं। और मेरिडोनियल बनाने के लिए पहले एक बार सारे प्लेन पे डाल दो, बी, ठीक है? और उसके बाद आ गया ए, ठीक है? तो ये आपका जो आइसोमर आ गया। आपको कह रहा है एक ही फॉर्म होता है तो एक में से, वैसे तो इसको हम फेशियल मेरिडोनियल कहते हैं पर कई इसको सिस ट्रांस भी बोल देते हैं, ठीक है? तो सिस ट्रांस में से दोनों पूछे तो ट्रांस ज्यादा बोलता है, ट्रांस मोर स्टेबल होता है। तो वो कह रहा है एक ही फॉर्म होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि ट्रांस आइसोमर है वो। एक क्वेश्चन और फटाफट से ले लेते हैं एक तो, और वो क्वेश्चन है आपका 12 नंबर है ये, एक रिपीट था। इसकी ऑप्शन में व्हाइट कलर से लिख देते हैं।
quickly. रोहित से 12th का आपका करेक्ट है और अभी का 13th का करेक्ट है। रोहित का 13 का रॉन्ग है। अक्षिता का 12th का करेक्ट है। अभी का 12 का करेक्ट है। ध्रुव का 13 का रॉन्ग है। दोनों के ऑप्शन बी हैं। बोथ आर हैविंग द बी ऑप्शन। For which of the following pairs mu the magnetic moment is same? किसके लिए magnetic moment same होगी? आपने magnetic moment आपको कैलकुलेट करके देखनी है इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। यहाँ पे D5 बनता है, यहाँ पे D9 बनता है, तो अलग अलग है। और यहाँ पे कॉपर सल्फेट के वाले केस में D9 बनता है, इसमें D9 बनता है। D9 का मतलब है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और टाइटेनियम 3+ में भी D1 बनता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम है तो डाइपोल मोमेंट सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का भी बी आंसर होगा। एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब है लो एनर्जी। लो एनर्जी का मतलब है सबसे वीक लिगेंड चेक करना होता है, और वीक लिगेंड इज वीक। 13 का एक्सप्लेनेशन और आंसर ठीक होगा। फोर्टीन FeNO2 Cl3 and FeONO3 Cl3 shows A is the linkage isomerism, B is the geometrical isomerism, C is the optical isomerism,
D is the null. 15th है with K4 Fe CN6 Cu2 plus ions gives. A is the blue PPT. B is a bluish green. Last two questions. C is a blood red. D is a reddish brown. चलिए quickly. Yes, beta, done everyone? Okay, let me correct the answers. The question number 14 would be the A1 because that is a nitro and that is a nitrite. And the question number 15 would be the D1. Okay, rest will continue in the next class and some of the students have given the correct answer in the chat box. And I request everybody to please go through the coordination chapter so that we can revise them. I think the coordinator has not joined yet. Yeah, she has joined. So if you are having any doubt ना, you can send to your coordinator. Priya ma'am, आप इनको एक बार बोल देना कि whatever the doubts they are having, they can send to the coordinator. तो मेरे पास forward हो जाएंगे. Okay? Okay, ma'am. Okay. This is all for today. Rest will continue in the next class, beta. And keep revising the chapter. Thank you, ma'am. Thank you. I just want everybody to answer in the next class. Okay, bye-bye. Take care.